नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज से हमारे जो अगली 2 क्लास होगी, मतलब ये 3 क्लास जो होगी, यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे। इन्वायरमेंट के संबंधित जो भी करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में थे, हमने उसको डिस्कस किया। जो इम्पोर्टेंट थे हमने उसको भी डिस्कस किया। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो भी स्पीसीज़ न्यूज़ में हैं उनके बारे में। जो भी जीव न्यूज़ में आए हैं यूपीएससी के लिए, हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग पूरा कवर करेंगे। आप पेज लेकर के बैठिएगा। पूरा जो लेक्चर है थोड़ा फैक्चुअल है, कुछ समझाने लायक इसमें नहीं है वैसा। बस आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, प्लस कहाँ पर क्या याद रखना है, सवाल कैसा पूछा जाता है ये हम बताएंगे आपको। तो कैसे एलिमिनेट करना है वो सब चीज़ें आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो एक पेज लेकर के बैठना। अगर आपने पेज नहीं लिया हुआ है तभी लेक्चर मत देखिए, जब पेज लाइएगा तब देखिएगा, तब कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेक्चर वगैरह का पीडीएफ वगैरह सब पता ही है आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दिया है, वहाँ पर मिल जाएगा। ड्राइव में ही प्लेलिस्ट लिस्ट का जो लिस्ट है, मतलब जो लिंक है वो आपको दिया गया है। ज्योग्राफी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों इस लेक्चर का पूरा जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो स्पीसीज जो क्रिटिकली इंजर्ड है देखते हैं। काराकल। काराकल को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल किया है। हमारा जो स्पीसीज का स्टडी होगा वो उसका हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। वो न्यूज़ में क्यों रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका जो स्टेटस है IUCN के मुताबिक, साइट्स के मुताबिक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक, ये हम जान लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में इसको रखा गया है। इस कानून में टोटल 6 शेड्यूल हैं। छठा वाला सबसे अंतिम में जोड़ा गया है और इसमें प्लांट वगैरह को मेंशन किया गया है। शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2 का पार्ट 2, इन दोनों को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे कि इसमें जो काराकल बिल्ली है, टाइगर है, इन सब को शेड्यूल 1 में रखा गया है टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन। क्लियर बात है। तो भारत में अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों की संख्या 22 हो गई है। 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हमारे यहाँ अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ये वाइल्ड कैट होता है। कहाँ कहाँ का नेटिव है? अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, भारत में भी पाया जाता है। इसका जनसंख्या अफ्रीका में तो बढ़ रहा है, मगर इसका जनसंख्या एशिया में, खास करके इंडिया में घट रहा है। इसी कारण से IUCN के मुताबिक ये लीस्ट कंसर्न्ड है, क्योंकि वो तो ओवरऑल देखेगा ना। जो ये काराकल है इसका पूरी दुनिया में ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो ठीक है, मगर भारत में इसकी जनसंख्या काफ़ी कम है, इसीलिए भारत में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है इसमें रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में ये शामिल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड किया गया है। ये जो काराकल है ये पहले पूरा जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है हमारे भारत के 13 राज्यों में, वहाँ पर पाया जाता था, मगर हाल के समय में ये अब केवल राजस्थान, कच्छ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके केवल यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। लंबे पैर, छोटा चेहरा, ये ऐसी खास बातें हैं, मगर इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कैसा दिखता है, गोरा चिट्टा, हैंडसम, मोटा ताजा, फ़र्क नहीं पड़ता। खास बातें क्या हैं? निशाचर है, नॉक्टोरल एलिमेंट जैसे कि एनिमल है, ज़्यादा दिन में दिखता नहीं है। कार्निवोर है, सब कुछ खाता है, चिल है एकदम, छोटे जानवर, पक्षियाँ, रोडेंट्स, इन सबको। ये उड़ते हुए पक्षी को पकड़ने के लिए जाना जाता है, काफ़ी फेमस है ये। क्या है? उड़ता हुआ पक्षी को ये पकड़ सकता है उछल करके, इसीलिए ये काफ़ी, इसके पैर लंबे हैं तो ये फ्लाइट ज़्यादा ले सकता है। अब इसका जो काराकल है इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है ना। जो काले कान हैं इसके जैसे कि तुर्किश में इसे कहते हैं काराकुलक, ब्लैक एयर्स को हम लोग कहते हैं, इसीलिए इसके कान की वजह से इसका नाम पड़ा है काराकल। क्लियर बात है, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका मेंशन कहाँ कहाँ पर है? अबुल फजल का जो अकबर नामा है वहाँ पर इसको हंटिंग एनिमल के रूप में लिस्ट किया गया है। अकबर के समय में इसका जिक्र आया था। मिडिएवल इंडिया के जो कई सारे टेक्स्ट हैं, मध्यकालीन भारत के जो कई सारे किताबें हैं, जैसे कि अनवर ए सुहियाली
फिर है तूती नामा, खमसा ए निज़ामी, फिर शाहनामा में, ठीक है ना, शहना में। तो इन सब में ये कराकल जीव का जिक्र पाया जाता है। अब इस जीव के लिए थ्रेट क्या क्या है हमारे एनवायरनमेंट में? सबसे पहला लॉस ऑफ हैबिटेट, ध्यान सुनना। कुछ फैक्टर जो है ना वो सभी के लिए कॉमन है। अगर आपसे पूछे कि ये जीव कौन कौन से थ्रेट फेस करता है, तो कुछ पॉइंट आप ऐसे रखिए जो आप हर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हैबिटेट का लॉस, लॉस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, क्या है, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, ये भी आप सब में लिख सकते हैं। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है जिस कारण से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि चंबल का जो रिवर लाइन है, चंबल का जो पूरा एरिया है, उसको वेस्टलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है और वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसी कारण से इसका आवाज़ धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। रोड बनाए जा रहे हैं, इसका पूरा आवाज़ का फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ पर ये रहता है उसके बीच से मनुष्य पार होने लग गए, तो फिर इसकी संख्या कमने लग जाती है। अब आ जाओ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर के एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जो है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। क्यों सर? हम लोग इसको उल्टा पढ़ेंगे। पहले हम ये पक्षी कौन कौन से थ्रेट फेस करता है हम उसको देख लेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे। तो ध्यान सुनना, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है इसको मेन खतरा होता है जो ताड़ होता है उससे टकराने से, विंड मिल होता है उससे टकरा के मर जाता है, और इसके अलावा ग्रासलैंड का लॉस हो रहा है, इसका शिकार किया जाता है, खाद्यान्न, ह्यूमन हैबिटेशन, इन सब के कारण इसका जनसंख्या धीरे धीरे गिर रहा है। अब होता क्या है कि जब वायर से टकराता है ना तो वायर इसको दिख नहीं रहा होता, जो तार होता है ना, तार दिख नहीं रहा होता है, तो तार में इस तरह का जो डाइवर्टर है उसको लगा दिया जाता है। ये पक्षी दूर से ही देख लेता है, क्या करता है, पक्षी इसको दूर से ही देख लेता है और जाकर वो तार से टकराता नहीं है तो बच जाता है। इसी को हम कहते हैं फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर, मतलब कि ये बर्ड को डाइवर्ट कर देता है, इस तरह से तार में इसको लटका दिया जाता है। समझ गए बात? ठीक है ना। चलो अब आओ पहले स्लाइड पर जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे इसको। तो जो डाइवर्टर है इसको यूज़ किया जाएगा ग्रेट इंडियन बर्ड की जो जनसंख्या है उसको बचाने के लिए। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 150 से भी कम ये हमारे एनवायरनमेंट में, मतलब भारत में मौजूद है। अब जिसकी जनसंख्या 150 से भी कम हो तो वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होगा। अब इसको बचाने के लिए इसी कारण से इतना सारा काम किया जा रहा है। शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है, मतलब कि काराकल, वो जंगली बिल्ली पीछे वाली, और ये ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, इसके साथ साथ जो बाघ वगैरह है सभी को शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है। कहाँ पर रहता है ये? जो सूखे घास के मैदान है, ड्राई ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड, वहाँ पर पाया जाता है। बहुत ही बड़ा पक्षी होता है, 15 किलो तक का इसका वजन होता है। चूँकि इसका इस्तेमाल, मतलब इसका हंट किया जाता है इसके मीट वगैरह के लिए भी। अब होते हैं कुछ लोग सन की जिनको चिकन वगैरह में पेट नहीं भरता तो उसको ये सब खाना होता है। तो ये अभी न्यूज़ मतलब है हाल की ही, पिछले साल की न्यूज़ है, 2020 की न्यूज़ है। जो बस्टार्ड है उसका जो डेथ है वो हो रहा था, ठीक है ना। ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है। क्या है? ये केवल भारतीय सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, और भारतीय सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आता है। तो जो पाकिस्तान के जो हमारे ये पक्षी हैं वो एंटी नेशनल हैं। तो दे आर फाउंड इन राजस्थान, जो डिजर्ट नेशनल पार्क है उनके वहाँ पाया जाता है। गुजरात, MP, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और जो पाकिस्तान के जो कुछ लगे हुए हिस्से हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ये बड़ा पक्षी होता है, लंबे पैर होते हैं इसके, लंबी गर्दन होती है, और ये 1.2 मीटर मतलब 4 फीट की हाइट तक जाती है। तो अच्छी खासी इसकी हाइट होती है। इनका जो रंग होता है इनके पंखों का वो अलग अलग होता है, और उससे हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा नर है कौन सा मादा है। ओमनीवोर है। ओमनीवोर मतलब क्या? ये सब कुछ खा लेता है। वहाँ पे अर्थपॉड, वॉर्म, छोटे जो जीव होते हैं, छोटे रेप्टाइल होते हैं, उनको भी ये खा लेता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब इनको बचाने के लिए
प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड शुरू किया गया है, मतलब मोटा मोटी हर क्रिटिकली इंजन जो हमारा इंडिजिनस स्पीसीज को बचाने के लिए, जैसे कि टाइगर है तो उसको शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। अब एलिफेंट है उसके लिए अलग है प्रोजेक्ट एलिफेंट है। उसी तरह से बस्टार्ड है उसके लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। और जो फायर फ्लाई डाइवर्टर है इसको भी लगाया गया है ये पावर लाइन पर। चलिए अब आते हैं हमारा जो हिमालयन ब्राउन बियर है उसके बारे में। यही है हिमालयन ब्राउन बियर, बहुत ही चिल है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने एक नया स्टडी निकाला है, इसी कारण से ये भालू न्यूज़ में है। अब ये हिमालय का जो हाईलैंड है वहाँ पर पाया जाने वाला सबसे बड़े कार्निवोर में आता है। IUCN के मुताबिक ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में रखा गया है। अब तुम कॉमन बात समझो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन था? कैट भी था और शेड्यूल 1 में वो भी था कराकल वाला, बस्टार्ड भी है दोनों में, ठीक है ना। अब हिमालय के जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर पाया जाता है, पाकिस्तान का भारत का दोनों का जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर, तिब्बत का जो पठार है और जो भूटान का जो कुछ पार्ट है वहाँ पर पाया जाता है। इनको बाउंड्री से मतलब नहीं है, जो हमने बताया कि पाकिस्तान के नाम में पाया जाता है बस्टार्ड, इनको क्या मतलब कि कहाँ भारत की बाउंड्री खत्म होती है कहाँ पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू होती है। इनको जहाँ पर इकोलॉजी मिलेगा, जहाँ पर इनको आवास दिखेगा अपने हिसाब से ड्राई ग्रासलैंड, वहाँ पाया जाएगा, है ना। तो एंटी इंडिया एंटी पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं होता इनके लिए, ये हमारी सब बातें होती हैं, हमारे सब चीज़ें होती हैं मनुष्य के ही सब, ठीक है ना। रिफ्यूजी में एक रिफ्यूजी मूवी है अभिषेक बच्चन की, उसमें बहुत अच्छा गाना है, ठीक है ना। ये नदी ये पौन ये झोंके, ठीक है ना, इन्हें कहाँ सरहद ये रोके, सुनना उसको, बहुत अच्छा गाना है। तो ये होता क्या है कि रंग में रेड ब्राउन होता है, ये ओमनीवोर होता है, मतलब कि ये घास भी खा लेता है, जो जड़ें होती हैं वो खा लेता है, और छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको भी ये खा सकता है, फ्रूट बेरी और कभी कभी भेड़ और मटन भी खा सकता है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके लिए डिपेंड करता है कि भूख कैसी लगी है। थ्रेट क्या है? हैबिटेट लॉस। जो लाइवस्टॉक, अब सोचो, अब किसी का जाके भेड़ मार दिया, ये किसी की जाके बकरी मार दी, तो जिसका भेड़ था जिसकी बकरी थी वो गुस्से में आएगा, और जो लाइव स्टॉक पालने वाले जो मवेशी पालने वाले लोग हैं उनसे भिड़ जाता है, लड़ाई हो जाती है, ये मारे जाते हैं। फिर इसके फर के लिए इसकी हत्या करी जाती है, इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनका ट्रेड किया जाता है, जैसे कि नाखून वगैरह हो गया, तो उसके लिए इसको मारा जाता है। अगला है वल्चर। वल्चर के लिए जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उन्होंने एक नया प्लान अप्रूव किया है अगले 5 साल के लिए, 2020 से 25 के लिए, एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन। क्लियर है? ये जो वल्चर होते हैं बहुत ही सोशलेबल एलिमेंट होते हैं, मतलब कि ये अकेले नहीं पाए जाते, ये पूरे झुंड में पाए जाते हैं, ये पूरा एक कलेक्टिव यूनिट में पाया जाता है। मगर जो बाघ है, बाघ कलेक्टिव यूनिट में नहीं पाया जाता, बाघ अपना चिल है। वैसे ही जो पेंगोलिन है वो भी वैसा ही है, वो भी अकेले ही पाया जाता है। ऐसा पढ़ाएंगे आपको, पेंगोलिन दोनों, चाइनीज इंडियन दोनों पढ़ाएंगे आपको। वैसे ही हाथी के बारे में पढ़ाएंगे आपको, अफ्रीकन हाथी, इंडियन जो आपका एशियन हाथी है, दोनों में क्या समानता है, दोनों में कौन ज़्यादा अभी मतलब खतरे में है, सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो IUCN के मुताबिक जो अलग अलग वल्चर हैं उनको अलग अलग लिस्ट किया गया है, मगर हमारे यहाँ भारत में जो वल्चर है उनको शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है और इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि रेड हेडेड वल्चर है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सिलेंडर बिल्ड, वाइट रम्ड वल्चर, ये 4 जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। तो याद रख पाए तो ठीक है, वरना वल्चर में देख लीजिएगा, सफ़ेद वाला, लंबा वाला, लाल वाला, सिलेंडर वाला, ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है ना। हाँ, बढ़िया। अब जो दाढ़ी वाला है, बियर्डेड वल्चर, अब जिसकी दाढ़ी है उस पर खतरा कम है तो वो नियर थ्रेटेड में आता है, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है कि ये जो गिद्ध है ना, कि टकलू होता है, ऊपर से मतलब बाल नहीं है, गर्दन पे भी बाल नहीं है। ये होता किस लिए है कि हीट कंट्रोल में इसको मदद करता है। क्या होता है? हीट कंट्रोल में इसको मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में इसको काफ़ी मदद मिलता है, ठीक है ना। बॉल्ड हेड, बॉल्ड थ्रोट, ये अपना बॉडी टेम्परेचर इसको मेंटेन करता है। ये मरुस्थल में, सवाना, मतलब कि वैसे
मतलब प्योर मरुस्थल नहीं जहाँ केवल रेगिस्तान मतलब रेती हैं, वैसा इलाका जो दोनों के बीच में है, मतलब जो रेगिस्तान है उससे पहले ही आता है सवाना ग्रासलैंड, वहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर बगल में कोई वाटर सोर्स हो, ये बहुत ज़रूरी है। जो माउंटेन रेंज है ओपन सा 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है, और ये भारत में काफ़ी खुला हुआ मिलता है, जैसे कि पूरा भारत में पाया जाता है, प्लस ऑस्ट्रेलिया में और जो ओशनिक आइलैंड है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता, याद रखना है बात। ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है और उसके अलावा जो बाकी ओशनिक आइलैंड हैं वहाँ पर ये वल्चर नहीं पाया जाता है। ये मीडियम से लार्ज साइज़ के पक्षी हैं और उनको भी ये खा लेता है। ठीक है, बढ़िया बातें हो गई। ज़्यादातर ये जो खाता है वो होती हैं जो डेड बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो जीवों की हो चाहे वो मनुष्य की होती हैं, डेड बॉडी को ही खाता है। इसी कारण से ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है, मतलब डिकम्पोज करने। जैसे कि यहाँ पे जो पारसी लोग होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक हम उनका कल्चर है कि वो लोग बॉडी को जलाते नहीं हैं, वो बॉडी को गाड़ते नहीं हैं। उनमें होता क्या है कि जब देहांत हो जाता है तो जो गिद्ध होते हैं, वल्चर होते हैं, उनके ज़रिए कहते हैं कि जो आत्मा होती है, जो सोल होता है, वो प्योरीफाई होता है, रिलीज़ हो जाता है इसके ज़रिए। ठीक है, जो ब्रॉड विंग, जो बड़े इनके पंख होते हैं, ये उनको बहुत ही ऊंचाई तक ले जाता है। प्लस जो राइजिंग विंड होता है, जो हवा ऊपर की ओर उठ रही होती है, वो उसको ऊपर की ओर होल्ड किए हुए होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, विथ नो वल्चर्स अ पारसी रिचुअल ऑन द ब्रिंक ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ द वल्चर, मेंबर ऑफ पारसी कम्युनिटी हैव इंस्टॉल्ड सोलर कंसंट्रेटर एज एन अल्टरनेटिव। यहाँ पे जो मशीन होती है वो डिसिकेट करती हैं बॉडीज़ को। पहले मतलब जब वल्चर अच्छे खासी संख्या में थे तो एक्चुअली ये जो बॉडी को डिकम्पोज करने का, बॉडी को जो ठिकाने लगाने का जो काम होता था डेथ होने के बाद, वो वल्चर करते, मतलब वो खा जाते थे पूरे लाश को। ठीक है ना, पूरे बॉडी को। ठीक है, अनलाइक इन नो अदर रिलीजन वेयर अ डिसीज्ड बॉडी इज क्रिमेटेड और ब्यूरिड, व्हेन अ पारसी डाइज हिज बॉडी इज लेफ्ट इन द टावर ऑफ साइलेंस फॉर वल्चर। ठीक है ना, मानते हैं कि इससे जो सोल होता है वो लिबरेट होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये बातें हो गई वल्चर के बारे में। आगे आ जाओ। ये आकाश में गोल गोल घूमते रहते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर खाना है, और जो राइजिंग एयर करंट है ये उनको ऊपर होल्ड किए हुए रहता है। वो लिविंग जानवर को नहीं मारते, रेयरली अगर नहीं मिला कुछ तो मारते हैं, वरना जो ज़्यादातर जो शब्द होता है उसी पे डिपेंड रहते हैं। अब इनको थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा खतरा है पॉइजन। जो मवेशी मर गए, उस मवेशी में अगर कोई टॉक्सिक एलिमेंट है तो खाने के बाद इनको चला जाता है। जैसे कि डिक्लोफिनैक, ये जो आपका है इसके कारण बहुत ज़्यादा जान गए। जैसे कि 1991 में इसको डिक्लोफिनैक को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब एनिमल को इसका इंजेक्शन दिया जाता था। ठीक है ना, जो जीव होते हैं, जो हमारे मवेशी होते हैं, उनको इनका इंजेक्शन दिया जाता है। अब वल्चर उन मवेशी को खाया, अब उसी कारण से इनकी डेथ हो जाती थी। जैसे कि इनका जो लिवर फेलियर है ये सब देखा गया था। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि जहाँ पर इनकी जनसंख्या पहले 4 करोड़ था, वो अब केवल 1 लाख रह गया। 2007 में केवल 1 लाख रह गया। सेंटर ने इसका जो डिक्लोफिनैक है इसका वेटनरी में यूज़ बैन कर दिया 2006 में, मगर जो कैटल ऑनर हैं, जो मवेशी पालक हैं, वो इसको इलीगली प्रोक्योर करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। लेड पॉइजनिंग, व्हीकल कोलिजन, इलेक्ट्रोक्यूशन, स्टार्वेशन, ये भी मेन थ्रेट हैं इस वल्चर के लिए, इस गिद्ध के लिए। ठीक है, अगला है कोलार लीफ नोज्ड बैट। इसका जो ये नाक है वो एक पत्ते की तरह होता है। ठीक है ना, तो इसी कारण से इसका नाम ऐसा पड़ा है। ये कर्नाटका में एक कोलार जिला है, वहाँ पर एक गुफा है, केवल उसी गुफा में ये चमगादड़ मिलता है। ये एंडेमिक है, ये और कहीं मिलता ही नहीं है। तो किया क्या है, कर्नाटका सरकार ने जो पूरा एरिया है उसको मतलब प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। 200 से कम इसका मतलब इसका जनसंख्या पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और जो गुफाएं होती हैं वहाँ पर मिलता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखना, आईयूसीएन के मुताबिक ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि इसका नंबर बहुत कम है, 200 के करीब है। ठीक है ना, चलिए, होता क्या है कि वहाँ पर जो ग्रेनाइट की माइनिंग होती है उसे कारण से गुफा दब जाते हैं, फिर इनका डेथ हो जाता है।
कई बार जो गुफा है वहाँ पर आग लगा दी जाती थी ग्रेनाइट को आसानी से निकालने के लिए, इसी कारण से इनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, ये बातें हो गई इनके बारे में। इनको बैट को, मतलब जो चमगादड़ होते हैं उनको बहुत ही कम स्टडी किया गया है। हम इनका नाम इसलिए बर्बाद है क्योंकि हमें लगता है कि ये बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, वो कुछ हद तक है अपना, मगर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। बीमारी कब फैलाता है? जब आप जाकर उनसे इंटरेक्ट करते हैं। कौन बुलाएगा छूने को उनको? कौन बुलाएगा उनको खाने को? खाने के लिए बहुत कुछ है, चिकन खाओ, पनीर खाओ जाके चमगादड़ खाओगे तो बीमारी होगी। ट्रांसफ़र होता है ना, जो वायरस वाइल्ड में था वो ह्यूमन कांटेक्ट में आ जाता है, और ह्यूमन बहुत ही नाजुक चीज़ होता है। जैसे कि कोरोना वायरस है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस नहीं, बहुत माइल्ड वायरस है, मगर जिनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है उनमें ज़्यादा तेज़ से लग जाता है वो। ठीक है, तो ये काफ़ी अडेप्टेबल जीव होते हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट में भी मिलता है। ठीक है, अब जो बैट हो, चमगादड़ होता है, वो काम करता है पॉलिनेटर का। जैसे कि फ्रूट बैट है, फ्रूट बैट के बिना जो फल के जो पेड़ होते हैं उसमें पॉलिनेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए प्लस वो जो कीटाणु जो कीट है वो खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं वहाँ पर उसको क्लिनजिंग करने में। फ्रूट बैट आर द बेस्ट नेचुरल सीड डिस्पर्सल एजेंट, और वो क्रॉस पॉलिनेशन का काम करते हैं। जो सरकार है कर्नाटका की, उन्होंने जो 30 एकड़ का पूरा एरिया है उस गुफा के नज़दीक, उसको उन्होंने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। चलिए, अगला है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है ये 17 जून को, अभी आने वाला 17 जून, तो क्रोकोडाइल डे मनाते हैं 17 जून को। और भारत में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं मगर, इसका नाम होता है मगर, मार्स क्रोकोडाइल। क्या कहते हैं उसको? मार्स क्रोकोडाइल। ये IUCN के मुताबिक वनरेबल है। जो मगर होता है वो साफ पानी का होता है। क्या होता है? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है। आगे हम बताएंगे खारे पानी वाला भी। ठीक है ना। ये साउदर्न ईरान और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पाया जाता है। भूटान में और म्यांमार में दोनों जगह पर ये एक्सटिंक्ट हो गया है, ये लुप्त हो गया, मतलब कि ये वाइल्ड में वहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो मछली का जाल होता है वहाँ पर ये फंस जाता है, डूब के मर जाता है। फिर ह्यूमन के साथ कन्फ्लिक्ट होता है इसका कभी कभी, तो तभी इसकी जान चली जाती है। तो ये मेन थ्रेट है क्रोकोडाइल के साथ। यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ दिया है, आपको जब मैंने कानूनों के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये पढ़ाया था, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाया था, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 वाला वो बताया था। अब इन कानूनों के अंतर्गत कौन कौन सी बॉडी बनाई गई है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है इस फोटोग्राफ में। जैसे कि NTCA, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये चारों जो बनाए गए हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। वैसे ही नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राज्य के बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, ये चारों के चारों जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है। वैसे ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ को भी एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है सरकार के द्वारा। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इस पर सवाल पहले यूपीएससी पूछ चुका है। GEAC, इसका गठन किया गया है कौन से कानून के अंतर्गत? EPA 1996। देखो ये एक फोटो, इसको रट लो कि कौन से कानून के अंतर्गत कौन सा बॉडी बनाया गया है, क्योंकि सवाल ढेर बार पूछता है। जैसे कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इस पर सवाल पहले पूछ चुका है, और अभी कुछ साल पहले ही पूछा था उसने GEAC के बारे में, शायद 2016 का या 17 का प्रीलिम्स होगा, उसमें सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हो सकता है कि पूछ ले NBW के बारे में अगली बार कि जो बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो कौन सा बनाया गया है। ठीक है। अगला हमारा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एस्चुरी क्रोकोडाइल। ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इसको पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्रोकोडाइल माना जाता है, मतलब इस प्रजाति में सबसे बड़ा पाया जाता है, और ये सॉल्ट वाटर में रहता है। जो ब्रैकिश वाटर हैं जिसमें सॉलिनिटी ज़्यादा होती है पानी में, वहाँ पाया जाता है। लीस्ट कंसर्न है, मतलब जनसंख्या इसका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। इसको मेन थ्रेट है हंटिंग का, हैबिटेट लॉस का, और एंटीपैथी टुवार्ड्स स्पीसीज बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन एज अ मैन ईटर। हमको लगता है कि ये इंसान भक्षक हैं, मतलब खा जाते हैं उसको, इसलिए इसको मार दिया जाता है।
ठीक है ना। तो ये भी एक समस्या की बात है। दूसरा है घड़ियाल। घड़ियाल भी क्रोकोडाइल का एक प्रजाति है जो फिश ईटिंग है, ये मनुष्य पर हमला नहीं करता, ये बात याद रखना। ये जो दांत दिख रहा है ना ऐसा रेती जैसा, मनुष्य पर ये लोग हमला नहीं करते, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मगर ये हमको नहीं पता ना कि मनुष्य पर हमला नहीं करते, हमको तो लगता है कि हमको आएगा तो खा जाएगा एकदम, ठीक है। तो ये शेड्यूल 1 में रखा गया है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। पहले ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान ये सब जगह पाया जाता था, मगर अब ये केवल इंडिया और नेपाल में ही मिलता है क्योंकि इसका जनसंख्या काफ़ी कम हो गया है। ये अब बताना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो बहुत ही कम संख्या है इसका। जैसे कि भारत का जो चंबल सेंचुरी है वहाँ पर, फिर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर। कौन सा? चंबल और कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 जगह हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। लंबा नाक होता है इसका, रेती जैसा इसका दांत होता है, दिख रहा है ये, मतलब इंसानों पर हमला नहीं करता। ये इसको मेन खतरा है जब डैम बन जाता है ना, जैसे कि मान लो कि पूरी नदी जा रही है, नदी में आपने यहाँ पर डैम बना दिया, ठीक है। अब ये घड़ियाल जो है इसका अपना घर यहाँ पर है, इसका ससुराल यहाँ पर है, तो जाएगा कैसे? ससुराल कैसे जाएगा? समस्या की बात हो गई। तो यहाँ पर ये समस्या है। मान लो कि वाइफ मायके में गई हुई है, मिल नहीं पाएगा, तो इसी कारण से इसको थ्रेट हो जाता है जनसंख्या पे, ठीक है ना। दूसरा है एंटेंगलमेंट इन फिशिंग नेट, जो मछली पकड़ने वाले जाल हैं वहाँ पर फंस जाते हैं। रिवर बेड कल्टीवेशन, सैंड माइनिंग के कारण भी जैसे कि इनको मार दिया जाता है, ठीक है ना। जो सैंड माइनिंग करने गए, इलीगल सैंड माइनिंग, वहाँ पर दिख गया तो इसको मार दिया। दूसरा है हमारा अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। हम पहले बात करेंगे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की। जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है, ठीक है ना। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट अलग होता है। अफ्रीका में 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, देखो ध्यान से। अफ्रीका में 2 प्रजातियाँ हैं, पहला है अफ्रीकन बुश एलिफेंट और दूसरा है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, मतलब सवाना वाला, बुश सवाना वाला, ठीक है ना। तो जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और ये वाला है इंडेंजर्ड, ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ पर जो आपका अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये वाला इंडेंजर्ड है, बुश एलिफेंट ऊपर वाला, समझ गए बात। अब पहले क्या हुआ था कि जो दोनों अफ्रीकन हाथी हैं दोनों को एक ही माना गया था और उसको वनरेबल कहा गया था, मगर ये पता चल गया कि जेनेटिकली वो लोग अलग अलग हैं, इसीलिए उनको अलग अलग डिक्लेयर किया गया है। एक है इंडेंजर्ड, एक है दूसरा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो अफ्रीकन हाथी होते हैं वो भारतीय हाथियों से ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके कान ज़्यादा बड़े हो। जैसे कि देखो ये आपका अफ्रीकन हाथी है, ये भारतीय हाथी है, तो इसका कान कितना बड़ा है देखो, ठीक है ना। और इनका जो हाइट होता है, साइज़ होता है, वो भारतीय हाथियों से ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़े हाथी यही होते हैं, क्लियर है। जो एशियाई हाथी हैं उनका कान छोटा सा राउंडेड होता है, इनका पूरा एकदम पंख जैसा कान पाया जाता है, बड़ा सा एकदम, ठीक है। अब हाथी चाहे वो अफ्रीकन हो चाहे वो एशियन हो, वो मैट्रियाकल होते हैं, मतलब कि जो हाथियों का ग्रुप होता है ना उसको एक मादा हाथी लीड करती है। जनरली सबसे जो बड़ी हथनी होती है और जो बूढ़ी हथनी होती है वही उसको लीड करती है। और ये हाथी जो होते हैं वो कीस्टोन स्पीसीज होते हैं, मतलब कि इकोसिस्टम में अगर ये लुप्त हो गए, अगर ये ख़त्म हो गए तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। बाद में ये अपने इकोसिस्टम को चेंज करते हैं। अगर आपने जंगल बुक की मूवी देखी होगी तो आप देखा होगा जहाँ जहाँ हाथी जा रहे हैं वहाँ वहाँ जंगल जनरेट होता जाता है, ठीक है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीकन एलिफेंट का सवाना जो पूरा एरिया है सब साहन अफ्रीका का वहाँ मिलता है, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका का जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है। 2 तरह का मैंने बताया आपको, अफ्रीकन सवाना बुश वाला जो कि इंडेंजर्ड है और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN के मुताबिक, ठीक है। अब जो एशियन एलिफेंट हैं इसके 4 प्रकार हैं। एक है गोलू मोलू भारतीय हाथी, दूसरा है बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट, तीसरा है श्रीलंकन एलिफेंट और चौथा है आपका सुमात्रन एलिफेंट,
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन एलिफेंट का, जो एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? अफ्रीकन हाथी। ये वो फल है जो कि ड्राई और वेट दोनों है, वहाँ पाया जाता है, ग्रासलैंड में मिलता है। और जो 13 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वहाँ पाया जाता है। IUCN के मुताबिक ये इंडेंजर्ड है। क्या है? ये इंडेंजर्ड है। भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वहाँ इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको प्रदान किया गया है। मगर समस्या की बात क्या होती है कि साउथ इंडिया के कई सारे जो मंदिर हैं वहाँ पर हाथियों को पाला जाता है, ठीक है, मगर कई बार जो एट्रोसिटीज़ हैं वो करी जाती हैं, चेनें बांध के रखते हैं, पूरा मतलब कई बार पीटा और जो दूसरे संस्थान हैं उनकी सहायता से फिर उनको मुक्त कराया जाता है। ठीक है, अब ये इशू धर्म का है तो कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं करता कि मंदिर हाथी क्यों पाले। होता है ना, मंदिर का भी अपना इमेज है, मंदिर का भी अपना एक वो मेंटेन करना होता है कि ये मंदिर में इतने हाथी हैं ऐसा करके। ठीक है, ये सोशलेबल एनिमल है, मतलब कई सारे जो ग्रुप है वहाँ पर साथ में रहता है। सबसे बड़ा खतरा है इनको ह्यूमन एनिमल जो कन्फ्लिक्ट होता है उससे। देखो किस तरह से इन पर जो पेट्रोल बॉम्ब है उससे अटैक किया जाता है। मतलब कि एक तो समस्या ये है कि हाथी का जो आवास है, हाथी का जो पूरा एरिया है, वहाँ पर हम लोग इंट्रूड करते हैं, उनके एरिया में जा कर के हम लोग रोड बनाते हैं, रहते हैं। और जब ये हाथी थोड़ा सा मान लो कि इनको अपने एरिया में खाना वगैरह नहीं मिला, लुप्त हो गए जीव उनके कारण, जैसे कि अब पेड़ वगैरह काटने के कारण, तो आसपास का जो खेत है वहाँ पर जाते हैं। तो करते क्या है कि अपने खेत को बचाने के लिए खेत के चारों तरफ जो बिजली का तार है वो लगा देते हैं। अब हाथी इस तार में फंस करके करंट से मर जाता है। और दूसरे काम ये भी होते हैं जो देख ही रहे हैं आप सामने फ़ोटो में, इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या दूं आपको। तो यहाँ पर हम लोग कभी कभी लगता है कि हम इंसान पैरासाइट हैं एक तरह से, जो दूसरे जीवों पर मतलब दूसरे जीव को हटा करके हम लोग एक तरह से आए हैं। आपको पता है ना कि एक होता है एलियन स्पीसीज, ठीक है ना, ये इन्वेसिव होता है, ठीक है ना, ये बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है, लुप्त करता है, पूरा जो रिसोर्स है वो अपने लिए रख लेता है। तो ऐसा नहीं है क्या आपको नहीं लगता कि हम जो मनुष्य हैं वो भी एक तरह से एक इन्वेसिव प्रजाति हैं? जहाँ पर भी जाते हैं डाइवर्सिटी को हम लोग नुकसान पहुँचाते हैं, हर चीज़ को मारते काटते नष्ट करते हैं, ठीक है ना। कोरोना भी है एक तरह से हमारे ही कारनामों के कारण आया है, तो उनमें मनुष्य का ही एक बड़ा रोल है। इसके पहले जो निफा वायरस है, जीका वायरस है, सभी जितने भी आए हैं इधर के सब हमारे कारनामों से आए हैं। इधर किसी और को दोष देना गलत होगा। एशियन एलिफेंट का कई सारी प्रजातियां हैं, इंडियन, सुमात्रन, श्रीलंका, ये सब। भारत में साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, सभी जगह पर पाया जाता है। वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो चाहे वो सेमी एरिड थॉर्न फॉरेस्ट हो, वहाँ पर ये पाया जाता है। मगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसकी मिलती है ट्रॉपिकल पर्णपाती वन, जो डिसिडुअस फॉरेस्ट है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम आते हैं बाघ पर। बाघ का हाल ही में सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसके मुताबिक 2018 में 2967 2967 जो टाइगर्स थे वो भारत में पाए जाते हैं। मतलब 711 बाघ बढ़ गए पहले से, मतलब 33% का जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है। ये टाइगर भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। एशियन एलिफेंट और टाइगर दोनों के दोनों क्या हैं? इंडेंजर्ड हैं। और टाइगर को भी भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, इसके शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। कहाँ मिलता है? रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवाना और जो मैंग्रोव हैं सुंदरबन वाला, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। 13 टाइगर रेंज कंट्री है, मतलब वो देश जहाँ पर टाइगर मिलता है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम, इन कंट्री में टाइगर जो है वो पाया जाता है। अब भारत में ये 5 मेन जगह पर बाघ हमारे यहाँ मिलते हैं, जैसे कि शिवालिक हिल है, गंगाटेक प्लेन है। इसके अलावा सेंट्रल और ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मपुत्रा का जो पूरा प्लेन है, सुंदरबन का इलाका है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो बाघ के मेन एरिया हैं। ये
सोलिटरी होता है नेचर में, मतलब कि ये ग्रुप में नहीं पाया जाता। करता क्या है कि ये अपना टेरिटरी मार्क कर लिया कि ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ का राजा, टाइगर है। जो दूसरा कोई आएगा तो वो इसके कन्फ्लिक्ट में आ जाता है, ठीक है ना, और अपना जो टेरिटरी है वो उसको डिफेंड करता है दूसरे बाघों से, ठीक है। अब इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको शुरू किया गया था 1973 में, जहां पर जो वाइल्ड टाइगर हैं वो उनको अपने आवास में, उनके आवास में इन सीटू कंजर्व किया जाता है, ठीक है। वैसे ही एक ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये बनाया गया है 1993 में। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, ये बनाया गया था 2008 में। टाइगर इनिशिएटिव में देश की सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। मगर जो आपका टाइगर फोरम है या ये आपका इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इसके मेंबर सरकारें होती हैं। अब हम आते हैं एशियाटिक लायन पर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के 6 नए रिलोकेशन साइट आइडेंटिफाई किए हैं। कूनो पालपुर जो है ना, इसके अलावा 6 और जो साइट है वहाँ पर टाइगर को रिलोकेट किया जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। जो एशियाटिक लायन है वो एंडेमिक है, भारत में जो गिर जंगल है केवल यहीं पर मिलता है, ये इंडेंजर्ड है। भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वहाँ पर शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। कहाँ मिलता है सर? गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, केवल वहीं पर मिलता है, जो ज़िला है सौराष्ट्र का वहाँ पर, ठीक है। हमारे जो भारतीय बाघ हैं वो भारतीय शेर हैं वो अफ्रीकन शेरों से छोटे होते हैं। जैसे कि ये भारतीय हैं, जो ऊपर वाला है वो मतलब कि वो एशियाटिक लायन है, और जो नीचे वाला है वो अफ्रीकन लायन है, ये अफ्रीकन लायन है। भारत के जो लायन होते हैं उनके नीचे मतलब पेट में देखो यहाँ पर एक लाइन जा रही होती है, ये वाला यहाँ पर नहीं मिलता, अफ्रीका वाले में ये चीज़ नहीं मिलती है। और जो केसर होता है, जो मेन होता है, वो भारत वाले में बहुत ही कम पाया जाता है। देख रहे हो दाढ़ी वाली जो है वो कम है इसका, मगर ये जो है वो पूरा विराट कोहली बना हुआ है, खूब दाढ़ी चारा है इसका, ठीक है ना। तो इसमें जो अफ्रीका वाले में जो मेन होता है वो ज़्यादा होता है, पूरा मतलब बढ़ा हुआ होता है। अब खाने के लिए ये चीतल, नीलगाय, सांभर, भैंस और बकरी इन सब पर निर्भर होता है। अगर नहीं मिलता तो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर जाकर जो मवेशी है, ऊँट है, उस पर हमला करता है। नहीं मिलता तो, वरना अपना वो निर्भर है अंदर, ठीक है। अब इसको समस्या है पोचिंग से, जो वहाँ पर जाते हैं हंटिंग कर, जैसे कि ये कुछ लकड़ी वगैरह चुराने या फिर कुछ वाइल्ड लाइफ के जो प्रोडक्ट हैं उनको लेने, तो पोचिंग शिकार मतलब उसमें जो है ना पोचर्स वो इसको मार देते हैं कभी कभी। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, कभी कभी जो अगल बगल का एरिया होता है और कुआं खुदा होता है उसमें गिर के मर जाते हैं। अब आपको पता है कि ये पूरे गिर में ही मिलता है, मतलब कि इतने एरिया में ही ये शेर पाया जाता है। अब इतने कम एरिया में 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, 5 शेर, अब इसका शादी हो गया यहाँ पर, इसका शादी हो गया यहाँ पर, तो अगर एक ही मान लो कि एक गांव है, एक गांव में ही अगर शादी हो रही है किसी की, ठीक है ना, इसका हो गया उससे, उसका हो गया उससे, तो होता क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम होता है। अगर शादी दूर दूर होती है, जैसे कि मान लो कि यूपी का शादी हो गया कहीं तमिलनाडु में, या केरला का शादी हो गया कहीं जाकर नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी पाया जाता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, बच्चे होते हैं उसमें। तो शेरों में जो इनब्रीडिंग है, इसके कारण से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसी कारण से उस पर एक थ्रेट है। मैंने जब पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 2 में डाइवर्सिटी, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जिस स्पीसी में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है जेनेटिक की, वो स्पीसी ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। अगर इन्वायरमेंट बदल रहा है तो वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे स्कीम चलाई गई हैं, जो वाइल्ड लाइफ फंड है वो भी है, प्लस हमारे यहाँ जो भारत सरकार है उसके तौर पे कई सारे जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं, ये हमारे जो एशियाटिक लायन हैं उनके लिए। तो दोस्तों ये थी बातें हमारे स्पीसीज़ की। जो स्पीसीज़ बच गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियोज़ में, जैसे कि पैंगोलिन, चाइनीज़ पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो नियर थ्रेटेंड हैं, नियर थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं उनको, लीस्ट कंसर्न्ड वाले हैं उनको, और एक मालाबार साइवेट है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि लॉकडाउन के समय में
वो पाए गए थे केरला में रोड पर चलते हुए, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्लस हम लोग आपके लिए सवाल भी लेकर के आएंगे। तो हमारा जो अगला 2 वीडियो होगा वो प्योरली करंट अफेयर पर होगा, ये भी वीडियो करंट अफेयर पर ही था। तो उसमें जो भी सवाल एक्सपेक्टेड हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप पूछिए। संडे को रात में हम लोग 8 बजे या 9 बजे हम लोग लाइव क्लास लेंगे, आपके जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का, प्रीलिम से संबंधित, मेंस कंसल्टेंट से संबंधित, ऐसे वगैरह से संबंधित कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।